बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िम मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई है और हम जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। जबकि कल मुल्क भर के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कौमी असम्बली के 5 और 16 सूबाई हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, मौजूदा हुकूमत की जानिब से मईशत को बेहतर करने के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। ये जो पॉलिसियाँ हैं मुस्तकबिल में बेहतर मईशत की ज़ामिन होंगी? ये हुकूमत नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक इंतज़ाम है। इसमें अक़लियती हुकूमत है और अक्सरियत जो है वो इस हुकूमत से बाहर है। ये एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट का जो पूरा का पूरा मलबा है वो नवाज शरीफ साहब पे डाल दिया गया है। अब क्यों डाला गया है, मैं रोज़ ये सवाल उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। क्यों नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, क्यों वो बात नहीं कर रहे? इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही चाहते थे। देखिए, नवाज शरीफ साहब को थोड़ा बहुत जाहिर है, इरफान सिद्दीकी साहब उनके बहुत करीब रहे हैं, वो थोड़ा सा बहुत हम भी जानते हैं नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब पूरी कंपेन नवाज शरीफ साहब पे चली है और नवाज शरीफ साहब को कहा जाए कि जी वो नवाज शरीफ साहब तो चाहते ही नहीं थे कि मैं आके जो है वो देखें। मैं इस बात को नहीं मानता, हो सकता है बात दुरुस्त हो, लेकिन कोई ये फहम, अकल और फहम इसको उसका साथ नहीं देती कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको कहा जाए कि जी आप जो है वो शुरू से ही चाहते थे कि मैं जो है वो वतन वापस चला जाऊँ और फिर पंजाब हुकूमत की काबीना के इजलासों में बैठूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नवाज शरीफ साहब की खामोशी टूटेगी, उन्हें तोड़नी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि क्या मामला है। वो नहीं खामोशी तोड़ेंगे तो दूसरे तोड़ेंगे। उनके साथी, उनके अहबाब तो बात कर रहे हैं ना। राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब बोल रहे हैं, जो है वो बाकी लोग बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो अरेंजमेंट है ये किन असूलों के तहत, ये कैसे तय पाया है, ये कहाँ हुआ है ये तय कि जी ये शख्स यहाँ बैठेगा, ये शख्स को ये ओहदा मिलेगा। आज आपने फजल रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी जो इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, कैसे तय हुआ है? आवाम को बताया जाए ना। तो बात यह है कि ये नवाज शरीफ साहब बताएं उनकी हुकूमत वो कैसे, किस तरह से बनी, कैसे हुआ। देखिए, नवाज शरीफ साहब सदर बन सकते थे और बिलावल को वो दे सकते थे वजारत उज़्मा। शहबाज शरीफ साहब उधर बैठे हैं, जरदारी साहब उधर बैठे हैं। कैसे हुआ, ये कैसे तय हो, कहाँ तय हुआ? तो मसला ये है कि ये सिस्टम जा रहा है। मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ, मैं हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ पूरा सिस्टम जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये तल्ख नोट पे जाएगा, तल्खियों के साथ जाएगा, इल्ज़ामात, जवाब इल्ज़ामात। इसमें कोई कल अल्लाह करे खैरियत से इंतखाबात हों, जो ज़िमनी इलेक्शन हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही ना बात की। मतलब हमेशा हमें पता होता था कि भाई ये इस तरह से चले। अगर जी ये पता होता था कि मुख्तदर हल्के किसी जमात के पीछे हैं तो वो हमें क्लैरिटी होती थी कि अच्छा चलें ये जमात जो है ये हो रही है। तो ये तो कुछ सर पैर ही नहीं समझ में आ रहा ना कि कौन क्या है, कैसे हो रहा है, क्या बना, क्या हुआ, इसका तो कुछ तुक ही नहीं है। तो ये है कि अब ये जो है ये मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ही इसको इस सारे के सारे जो जवाबात हैं वही देंगे, क्योंकि हुकूमत बहरहाल उनकी है। तो ये जो है बाकी है कि नहीं चल पा रहा ये अरेंजमेंट। देखें ना, वज़ीर ख़जाना से IMF के साथ वहाँ बात हुई है कि वो एक ना इंटरेस्टेड में से किसी को बजट में IMF में क्या बात की है उन्होंने, वो क्या नाम पाकिस्तान का किन ममालिक के साथ डाल दी है। ना इंटरेस्ट है, पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इश्यूज़ हैं नहीं, इनका क्या ताल्लुक है? बैठ बैठे हैं, आपकी एलिट क्लास के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है ना, वहाँ अपने उधर कभी गंदम वाले खड़े हो जाते हैं बेचारे, कभी तनूरों पे छापे पड़ रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ। वो सारा गैंग्स तो बैठे हुए हैं ऊपर, और कैसे बैठ गए आके, कोई बताए ना। ये नहीं चलेगा सिस्टम। अभी देखें ना, जज साहिबान आपस में, वकला आपस में, और मतलब है कि अजीब सा मामला है इसमें। ये अवाम के साथ तो बड़ा अजीब सा, ये कुछ तहरीकें चलेंगी अभी और इसमें बेचैनी बढ़ेगी और सवाल जन्म लेंगे।
कशीदगी, बजट, सारा का सारा मलबा जो है वो आवाम पे डलेगा। इन ये देंगे, ये अपने पास से देंगे पैसे। ये जो एलिट क्लास सारे बैठ गए आके मुनज़्ज़म होके, अच्छा ये है जी, अच्छा फलां है जी। तो बात ये है कि ये तो नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा। जज साहिबान आपस में उनके तनाज़ात खड़े होंगे, ये नहीं चल रहा सेटअप। सिस्टम जाएगा, अरेंजमेंट है ना, हुकूमत तो है नहीं, सिस्टम जाएगा। और लेकिन जमहूरियत नहीं जाएगी, राज करेगी खाल्के खुदा। इसके बाद जो है ये जब जाएगा, लेकिन ये कि ये मतलब अच्छा नहीं हुआ, जो भी कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा मुल्क के साथ। लेकिन ये कि बहरहाल जब सिस्टम जाता है और जाता हुआ नज़र भी आता है, तो फिर वो ये तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ अर्से। ये खामोशी तोड़ेंगे नवाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है उन्हें तोड़नी चाहिए खामोशी, और उनको बात करनी चाहिए। और वो बात करेंगे तो फिर बात आगे समझ में आएगी हमें कि भाई उनकी हुकूमत ही कैसे बनी है, क्या बात, कैसे मामला। लेकिन उनका वो सदर बन जाए मुस्लिम लीग नवाज के, वापस बन जाए, वो फैसला उन्होंने करना है। वोट उन्हीं का था, पार्टी भी उन्हीं की थी। अब वो सदर बन जाएंगे, ये बन जाए, भाई ये इशू है। इशू ये है कि अरेंजमेंट कैसे, ये कैसे हुआ है अरेंजमेंट, और ये ढांचा कैसे खड़ा हुआ है, और ये कैसे हो गया कि नवाज शरीफ साहब की इतनी वीक पोजीशन हो गई कि वो उनको कहा जा रहा है जी पहले हुकूमत लें, अच्छा पंजाब में आपको नहीं देंगे, मरकज में आपको लेनी पड़ेगी। ये क्या हुआ है आखिर, को पता है? मतलब देखें ना, उनके कुछ सेंस की बात होती है ना। तो ये कि ये देखें आगे किस तरह से ये अरेंजमेंट कितने दिन चलता है, कैसे चलता है। तो बात ये है कि ये तो एक अजीब सा मामला है, लेकिन ये है कि सिस्टम बहरहाल नहीं चल रहा, अरेंजमेंट। और शहबाज शरीफ साहब के सर पे डाला हुआ सारा मामला, और उन्होंने भी ले लिया खुशी खुशी। और ओन कोई भी नहीं कर रहा इसको कोई इसकी ओनरशिप नहीं ले रहा कि भाई आपको बताएं कि भी ये हो, ऐसे होगा, ऐसे होगा, वो जो तरक्याती मंसूबे फलाना दिमाग रहा। वो IMF कुछ कह रही है, यहाँ कुछ कहानियाँ सुना रहे हैं, इतनी तरक्की, नमो की तरक्की इतनी होगी तो फलां होगा, तो भाई। तो देखिए आने वाले दिनों में हमारी दुआ है कि अल्लाह खैर करे। मुल्क के हालात सिक्योरिटी के हवाले से, मईशत के हवाले से, जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, उस तरफ से तवज्जो बहुत ज़्यादा हट के इधर मरकूज़ हो गई है इस अरेंजमेंट को बचाने के लिए, जिसकी वजह से जो है वो रियासत को देखना पड़ेगा इन सारे मामलात को। और एक पायदार हुकूमत होती है ना, तगड़ी हुकूमत, तगड़े लोग, मिनिस्टर्स आपके वो बात कर रहे हैं, वो ये सफ़ीर से मुलाकात हो भाई, इसका अपनी दफ्तर का दौरा और दूसरे दफ्तर का दौरा, इस तरह नहीं होता। ठीक है ना, अवाम के अंदर जो है वो बड़े इश्यूज़ हैं, लोगों के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो उनसे आप, और सिक्योरिटी के इश्यूज़ देखें ना, ये कराची में वाक़यात पेश आ रहे हैं, रोज़ सोशल अनरेस्ट फैल रहा है, तो इसको देखना होगा सारा। अच्छा, अब खित्ते के अंदर हालात बिगड़ गए हैं, अचानक बहुत ख़राब हो गए हैं पूरे रीजन के हालात। और हम इस वक्त जो है वो मतलब अपने अंदरूनी टर्मोइल में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हमारे पता ही नहीं कि वज़ीर ख़ारजा हमारे इसहाक़ डार साहब का तो शोबा ही नहीं है। इस वक्त बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम आपको सामने लानी चाहिए थी। उनका शोबा ख़जाना है, उनको ख़ारजा मिली हुई, 12 वो जैसे तैसे चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मतलब है कि बस वही बात है कि वो चला रहे हैं ये भी अजीब ही मामला है। तो वो और ख़ारजा अभी तक तो पाकिस्तान ठीक है उस लेवल पे जो बाकी मामलात हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर ये मामलात कंटिन्यू रहते हैं इस तरह से, मुल्क के सिक्योरिटी के क्राइसिस और ये सुसाइडल अटैक्स और ये सोशल अनरेस्ट वगैरह, और ये जो वज़ारत ख़जाना की परफॉर्मेंस रही है अभी तक, तो फिर ये आपके मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। इनको संभालना पहले ही मुश्किल हो गया था बहुत ज़्यादा, और आगे जाके प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। हमारा काम है बताते रहना, सुनने एलिट बैठे हैं सुनने वाले हो, तो उनके लिए पैसे का पैसा, बस पैसा 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 उसमें लगे हुए हैं सारे, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो है वो हालात खत्ते के अचानक ख़राब हो गए हैं। ख़राब इस तरह से हुए हैं कि देखें, ये एक तो हुआ ना ईरान वाला वाक़या, अच्छा उसको ज़ाहिर है कि डाउन प्ले किया दोनों ने, सब कुछ किया, एक आर्जी सा सुकून आ गया कि भाई ये ईरान, इसराइल और बाकी खत्ते में सुकून आ गया। लेकिन उसके बाद एक पुरस्रार सी खामोशी अगले तूफ़ान से पहले जन्म ले रही है।
और वो जो है वो ये है कि ये कैल्सो की एयरबेस है इराक में, और वहाँ पर जो है वो धमाके हुए हैं। अच्छा, अब वो धमाके जो हैं वो अमेरिकन ने कहा कि हमने नहीं किए। अमेरिकन फौरी तौर पे अपने आप को डिसंगेज कर रहे हैं कि इसमें हम नहीं। इसराइल ने भी कहा है कि हम भी नहीं है। अच्छा, फिर कौन है, कैसे है, क्या है? लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इराक, अब मैं बात कर रहा हूँ इराक, सीरिया नहीं, इराक। इराक में ये जो धमाके हैं ये हुए हैं, ये है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, पीएमएफ, जिसको हजीरत शाबी भी कहते हैं। ये जो फोर्स है ना, ये बनी थी 2014 में, और इसमें कोई 66-67 तंजीमें हैं, इकट्ठे हो गए थे सारे। और ये इकट्ठी हुई थी पूरी, ये सारी तंजीमें इकट्ठी हुई थी। आयतुल्लाह सिस्तानी ने नजफ से फतवा जारी किया था, और वो फतवा जारी किया था उन्होंने दाइश की जो दहशतगर्दी थी और उनकी जो बर्बरियत थी उसके खिलाफ आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवा जारी किया था कि सब इकट्ठे हों। अच्छा, अब जब सब इकट्ठे हुए थे तो उसमें जो है वो क्रिश्चियंस, सुन्नी मसलक, अहले तशी के से जो वाबस्ता हैं तंजीमें, वो क्रिश्चियंस, यजीदी, ये सारे जितने जो तंजीमें थीं वो सारी इसमें जमा हो गई थी आयतुल्लाह सिस्तानी के। अभी भी हैदर उस वक्त, अभी हैदर थे वज़ीर आज़म। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने इस पूरी, पहले तो ये तंजीमें हर जगह लड़ी दाइश से, दाइश को जो ख़त्म हुआ इराक से तो इन्होंने ही ख़त्म किया। फिर उन्होंने क्या किया कि इस पूरी फोर्स को अपनी बाकायदा फौज का हिस्सा बना लिया। कुछ 2 लाख 2.5 लाख इसमें लोग इसमें हैं, उन्होंने इराक की फ़ौज का हिस्सा बना लिया, ये बाकायदा फ़ौज का हिस्सा बन गए। लेकिन फिर उसमें ज़ाहिर है कुछ बदर से वाबस्ता हैं, कुछ मुक़्तदा सदर के करीब हैं, कुछ ईरान के करीब हैं, ख़ताब हिज़्बुल्लाह भी इसमें है, तो कुछ ईरान के करीब हैं, कुछ जो है ईरान के करीब नहीं हैं, तो आपस में इख्तलाफात वगैरह होते रहे। लेकिन ये है कि ये एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स वहाँ मौजूद है इराक में। अब जनाब इनके, इसका मतलब ये है कि ये अब किसने किए हैं, क्या किए है, अमेरिका ने हम नहीं है, इसराइल ने भी क्लेम नहीं किया, ये वही ब्लास्ट। लेकिन ये मैं इसको बहुत ज़्यादा कोई अहमियत इसलिए नहीं दे रहा कि और बड़े वाक़यात ऐसे हैं जो आने वाले तूफ़ानों की खबर दे रहे हैं। एक तो ये इतलात आ रही है कि जी जो हमास की क़यादत है वो शायद कतर से मूव हो जाए, कतर छोड़ दे। अच्छा, इस्माइल हानिया तो आए थे ना 2016 में, इस्माइल हानिया तो गज़ा में थे, और इस्माइल हानिया जो हैं वो 2016 में गज़ा से आ गए थे कतर। खालिद मिशाल जो हैं वो थे दमिश्क में। जब खालिद मिशाल से इंटरव्यू भी किया मैंने, तो मैंने दमिश्क में किया था उनसे इंटरव्यू। तो वो जो है वो उस वक्त जब ये सीरिया में ये खाना जंगी शुरू हुई और ये और बहुत सारे मसाइल हुए तो वो वहाँ से कतर शिफ्ट हो गए थे। 2012 में खालिद मिशाल आए, 2016 में इस्माइल हानिया आ गए। और उसके बाद ये हुआ कि इस्माइल हानिया जो हैं वो अच्छा कतर के साथ उनके यानी 2007 में जब हमास जीत गई इलेक्शंस, यानी हमास जीती ना गज़ा में, और जो फतह थी वो जीती मगरबी किनारे में, तो तुर्की और कतर 2 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने हमास की उस फतह को तस्लीम कर लिया। ठीक है, और जो कतर के साबिक अमीर हैं वो पहले अरब हुक्मरान बने जो कि बाकायदा जिन्होंने गज़ा का दौरा किया, और 2012 में उन्होंने गज़ा का दौरा किया साबिक अमीर कतर ने, और उनके साथ उनकी अहलिया भी थी, और वो इस्माइल हानिया के साथ कतर गए
2012 में कतर ये तस्वीर जो है, तस्वीरें गजा की हैं, ये गजा की तस्वीरें हैं। उन्होंने गजा का दौरा किया और एक मर्सिडीज गाड़ी में अमीर कतर जो हैं वो गजा एंटर हुए इजिप्ट से, और रेड कारपेट और गजा में जनाब फलस्तीनी उनके लिए नारे बुलंद कर रहे हैं। इस्माइल हानिया के साथ वो एंटर हुए 2012 में। ये 1999 में शाह हुसैन के बाद कोई पहले अरब हुक्मरान थे जो कि गजा में गए थे और साबिक अमीर कतर थे। तो वहां पर अच्छा, फिर इनकी जो एहलिया थी साबिक अमीर कतर की, उन्होंने कोई 5-6 घंटे गुजारे जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी की तालबात थी और तालब उनके दरमियान। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना, एक वहाँ पे खुशी थी और जनाब एक बहुत ही कि जी हम यहाँ पे जो है ना गज़ा, ये गज़ा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन कब्रिस्तानों की ये आज के जो कब्रिस्तान हैं ये वो हैं उस वक्त, इस्माइल हानिया और साबिक अमीर कतर। अच्छा, और गाड़ी में बैठ के गए, इन्होंने गाड़ी में बैठ के क्रॉस किया, वो बड़ी जो मर्सिडीज बेंज लाओ, तो ज़बरदस्त गाड़ी आई जनाब, उसमें इस्माइल हानिया भी बैठे हैं, साबिक अमीर कतर, 2012। अच्छा, अब ये हुआ तो कतर में फिर ये आ गए, इनकी लीडरशिप भी कतर में आ गई और सारा हो गया और सिलसिला चलता रहा गया। अब ये हुआ कि पिछले दिनों जो मामलात हुए तो हमास की लीडरशिप के अंदर ये खुद उन्होंने, क्योंकि कतर के ऊपर यलगार कर दी नेतन्याहू ने भी। अच्छा, कतर के ताल्लुकात इनसे बड़े ज़बरदस्त हैं, ये इनका अपना फैसला है कि हम कतर के अलावा क्योंकि देखिए अमेरिका की सेंटकॉम है, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हमास के मामलात ऐसे हों कि जी वो कतर की पोजीशन ख़राब हो, ये हो वो सारा। तो इस्माइल हानिया जो हैं वो आज पहुंच गए जनाब तुर्की, और आज उनकी इस्तांबुल में तफसीली मुलाकात हुई रजब तैयब उर्दगन से। अच्छा, रजब तैयब उर्दगन साहब का, इसमें अभी तक तो अमीर कतर है ना, ये वली अहद कतर, तैयब उर्दगन का अगर ये इनकी क़यादत तुर्की चली गई ना, तो आप समझें कि ये फिर मसला अमेरिकन क्या, ये बाकी मुल्कों के सबके हाथ से निकल जाएगा। रजब तैयब उर्दगन जो हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बड़ा स्टैंड लेने वाली पर्सनैलिटी है। स्टैंड तो यहाँ पर भी लिया, लेकिन तैयब उर्दगन जो है वो उनकी कुछ बात और है। एक ओमान है मुल्क, ओमान में भी ये ओमान भी कह रहा है हमारे पास आ जाएं, और लेकिन तुर्की शायद ज़्यादा आ जाए। तो ये मुलाकात जो हुई है बिल्कुल 1-on-1 हुई है, और इसमें इन्होंने कोई बात भी नहीं की तैयब उर्दगन साहब ने, और कोई इन्होंने कहा कि जो भी एजेंडा था वो पूछा मीडिया के लोग, उन्होंने कहा एजेंडा हमारे दो लोगों के दरमियान है, कोई पब्लिक में एजेंडा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये कि हमास की क़यादत शिफ्ट हो सकती है कतर से। कतर से शिफ्ट होने का मतलब है कि मुज़ाकरात का डेडलॉक, अब नाक भी रगड़ेंगे नेतन्याहू हुआ, बाकी आगे पीछे अमेरिकन। आपका ख्याल से कि वो तैयब उर्दगन को फ़ोन करके कहेंगे कि ऐसा कर रहे हैं और फिर वो आगे पीछे हो जाएंगे? नहीं। अच्छा, ये जो कतर में जाना है उनका, ये उस वक्त हुआ है जब इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर भी तुर्की में, और ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी कि जो मिस्र के यानी मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी तुर्की में हैं, और वो तैयारी कर रहे हैं कि जो मिस्र के सदर हैं वो तुर्की का दौरा करें। तुर्की और मिस्र के ताल्लुकात ख़राब हैं ये पिछले कई सालों से, तो तैयब उर्दगन उधर गए, अब वो उधर से इधर आ रहे हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात, इराक़ में धमाकों की बात हुई ना जी, इराक़ में धमाकों की बात हुई, तो इराक़ में कोई तकरीबन आप समझें कि 12 साल के बाद तुर्की अपने जनूबी पड़ोसी, यानी तुर्की के सदर जो हैं तैयब उर्दगन, अपने जनूबी पड़ोसी का दौरा करने जा रहे हैं 12 साल बाद, यानी इराक़ का, पीर के रोज़ से। ये दौरा उनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो बात होगी ना, ये पीकेके और ये जो टेररिज्म फैलाते रहते हैं तुर्की में और धमाके, और ये एक तो इस पे बात होगी, लेकिन दूसरी एक और बात होगी, एक है डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट के ऊपर वो मुआहदा होने जा रहा है।
और अच्छा ये मैं बताऊं, अमीर कतर जब गए थे ना, साबिक अमीर कतर, तो $400 मिलियन उन्होंने गजा में अनाउंस भी किए थे और 90 मिलियन की खुराक भी लेके गए थे। तो ये कतर, बहरहाल कतर मौजूद है इस पूरे खेल में। लेकिन ये है कि जो हमास, अब मैंने कहा अब ज़रा खामोशी से, अब आगे अगला जो फेज़ आएगा वो ज़रा एकदम से सरप्राइजिंग होगा सबके लिए। तो जो तैयब उर्दुगन है, वो तैयब उर्दुगन जो हैं वो डेवलपमेंट रोड की बात कर रहे हैं, वो मुआहदा फाइनल करने आ रहे हैं, डेवलपमेंट रोड। अच्छा ये डेवलपमेंट रोड जो है, ये डेवलपमेंट रोड जो है ये इराक से तुर्की को जमा करती है, यानी जोड़ती है, और शुमाली इराक से तुर्की तक, और फिर तुर्की से यूरोप तक। और ये वो रोड है जिसके बारे में तैयब उर्दुगन ने कहा था कि इसमें तो सऊदी अरेबिया और कतर और यूएई भी हैं, और ये जो आईमैक अनाउंस हुई है इंडिया वाली, ये उसके मुतबादिल है, तो ये तो पहले से तैयार है। जब अनाउंस हुआ था, आईमैक अनाउंस हुई थी कि इंडिया से आएगा यूएई, यूएई से जाएगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया जाएगा इसराइल, तो उसमें तैयब उर्दुगन साहब ने कहा था कि एक मिनट होल्ड ऑन, ये जो मेरी इराक और इसमें यूएई ने तो हमारे साथ मामला तय किए हुए हैं, और इसमें सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ, ये तो हमारी इराक बना है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आईमैक तो वैसे भी ये जो कुछ हुआ है मशरिक वस्ता में, उसमें तो ये दलदल तले चली गई है, रहेगी, क्या होगा कैसे होगा, तो आईमैक को तो फारिग कर दिया। तैयब अब ये मुझे ये बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में तो वो जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल होने जा रहा है परसों, और वो कुछ $17 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और उसको 20-22 बिलियन का वो हो जाएगा। यूएई ने कमिट किया हुआ है और सऊदी अरेबिया ने। अब मुझे बताएं इस साल इन हालात में यूएई ने तैयब तो कमिट किया हुआ है, यहाँ में कहां से घुस गया बीच में, अमेरिकन कहां से लेकर आ गए। तो यूएई ने इन हालात में, मुझे बताएं यूएई क्या उस कमिटमेंट से तो नहीं हटेगा ना? वो तो आईमैक पे बाद में अनाउंस कर दी थी उन्होंने ऐसे ही। तो वो ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, तो ये एक लॉन्ग टर्म जो है। उसके बाद जो है दूसरा वाकया ये पेश आ रहा है, दूसरा फड्डा वो ये है कि इंटरनेशनल फ्रीडम फ्लोटिला, सबको याद होगा, ये एक जहाज हैं, चंद जहाज़ों का ग्रुप है जो कि 12-13 साल पहले तुर्की से गया था गज़ा के पानियों में, और वहाँ पर इसराइल ने उनको रोक दिया था और सही वहाँ पे फड्डा पड़ा था। वो जनाब दोबारा चल पड़ा है तुर्की से, और उसमें अमेरिकन बैठे हैं, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के साबिक अफसरान, अमेरिका के जो साबिका फौजी, वो सारे इमदाद लेके गज़ा के लिए निकल पड़े हैं कि हम जनाब ऊपर से घूम के, ये फ्रीडम फ्लोटिला जमा हुआ है ज़बरदस्त। इसमें मैंने कहा इसमें कोई स्वीडन के भी लोग हैं, इसमें बरतानिया के भी लोग हैं, इसमें कोई 1000 के करीब जो है वो दुनिया और मगरिब के लोग ज़्यादा हैं, वो सारे जमा होकर जनाब चल पड़े गजा की तरफ, और वो चले हैं ये इस्तांबुल से। अच्छा, हमास की लीडरशिप एक तो ये इराक में, तो अभी ये सारे इसको सब डाउन प्ले कर रहे हैं, इराक में ब्लास्ट हो रहा है ये, और असल ये चीज़ है कि ये पीकेके का फितना जो अमेरिका जो कि तुर्की में दहशतगर्दी फैलाता है, उसके ऊपर इराक ऑन बोर्ड आ जाए। कुर्दिस्तान का भी दौरा करेंगे तैयब उर्दुगन, कुर्दिस्तान का भी दौरा करेंगे, उन इलाकों का जहाँ पर वो उनको, यानी जो वो एक जगह ऐसी है इराक में, इरबिल से थोड़ा मेरे ख्याल से 1 घंटे का फासला है, 1 घंटे का तकरीबन, जहाँ से ऐसे ख़त्म होता है इराक का बॉर्डर, एक ऐसे करके बिल्कुल सेंटर में ख़त्म होता है। तो वहाँ पर आप खड़े हो ना जाके, तो आगे वो कहते हैं इधर इराक है और इधर ईरान है, बिल्कुल ऐसे करके एक पॉइंट पे ना कहते हैं इधर इराक है इधर ईरान है, और मतलब है कि वो कुर्द इलाका है, तो वो आप कहेंगे जी 1 मिनट है, जो कि इधर वाले जो कुर्द हैं वो इधर हैं, इधर वाले कुर्द इधर हैं, तो इस तरह करके जो है ना अजीब सी एक डिवीज़न है। तो हटो बचो करके बंदा पीछे हट जाता है कि उधर के कुर्द इधर के कुर्द ना निकला है, तो बंदा पीछे हटता है फ़ौरन। बहुत ख़तरनाक जगह है। अच्छा, तो इशू ये है
ये इरबिल से आप जाएं, ट्रैवल करें टूवर्ड्स ईस्ट, तो मतलब ईस्ट से मुराद ये कि सड़क ऊपर नीचे होती है, लेकिन तो आपको एक वो पॉइंट ऐसा नज़र है बड़ा बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। अच्छा, अब इशू ये है कि अच्छा, वहाँ पे जब मुझे जाने का इत्तेफाक हो रहा था, तो वहाँ पे जो कुर्द थे उन्होंने मुझे, मेरे साथ और भी मीडिया से लोग थे, उन्होंने पहले कह दिया, उन्होंने कहा यार ये बात नहीं करना, या किसी कुर्द का कुछ नहीं पता, ये उनका है या इधर का है या उधर का है, कुछ कुर्द उधर के हैं कुछ कुर्द इधर के हैं, बिल्कुल खामोश रहना, बस कुर्दों की तारीफ करते रहना, ये ईरान और तुर्की और ये सारी बात मत छेड़ना। मैंने कहा यार मैंने मरना है बात छेड़ के, खामोश। उन्होंने कहा बस ये कुर्द बड़े अच्छे हैं, कुर्द खाना, ये खाना वो खाना। अच्छा, तो अब ये है कि एक तो ये पीके का मसला हल होगा, फिर वो कुर्दिस्तान का दौरा करेंगे, जाहिर है उन इलाकों का जो कि तुर्की के साथ वाबस्ता है। तुर्की में बहुत बड़ी आबादी है कुर्दों की जो पनागुज़ीर, वो सारे, ये मोसल से जाएगी, ये पाइपलाइन ये फाइनल हो जाएगी, ये डेवलपमेंट रोड है, और ये वो रोड है जो आईएमएफ का जैसे ही अनाउंस किया था अमेरिका ने कहा था कि तुर्की ने कहा था मैं, अच्छा तुर्की में अगर हमास की लीडरशिप आ जाती है, कहानी चेंज हो जाएगी, पूरी कहानी। देखें कतर जो है ना, कतर सॉफ्ट डिप्लोमेसी करता रहा है कतर ने, और कतर के ऊपर इतना प्रेशर नेतन्याहू ने जो इस जंग को फैलाया है, कतर की सॉफ्ट डिप्लोमेसी रही है। कतर कोई यानी होता ना, कतर इकोनॉमी के हवाले से भाईचारा हो, बैठे लोग आपस में सुकून हो, ये सीज फायर हो जाएगी, उन्होंने इतना जिच किया। अच्छा, कतर ने भी कहा कि अब ठीक है, मतलब उन्होंने पहले ये कहा ना कि हम इसमें रोल नहीं प्ले करना चाह रहे, मायूस हैं, कई दफ़े इशारा किया, फिर वो कॉलें आ रही हैं वहाँ से बार बार, बाइडन कॉलें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन, ये फलाना, फिर कतर आया बीच में, फिर हटे पीछे, फिर ये आया, फिर विलियम बर्न्स आ रहे हैं। अब जनाब, ओवर टू यू, रजब तैयब एर्दोगान एंटर टर्की। अच्छा, टर्की जो है वो, मैंने आपसे कहा ना कि टर्की ने तो अभी मोसाद के लोग बहुत पकड़ के, और उन्होंने तो अंदर डाले हुए जेलों में, और वो तैयब एर्दोगान जो है वो बड़ी क्लैरिटी है, ठीक है, और वो इसके ऊपर जो है उनके साथ आप ज़्यादा ये कि जी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों कर लेंगे, तसन, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट टॉक करने वाली शख्सियत है। और उनके इजिप्ट से मामलात, आज इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो, उनके साथ उनकी बात हुई, मुनीर अकरम साहब की बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। हमारे जो मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, मतलब बड़ी कमाल शख्सियत है मुनीर अकरम साहब, मतलब हमारे चंद बेहतरीन डिप्लोमेट्स में से एक डिप्लोमेट जो है वो मुनीर अकरम साहब हैं। मुनीर अकरम साहब की बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है ईरान के वज़ीर ख़ारजा से, बड़ी डिटेल्ड, और उसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, और ये जो 2 रियासती हल और ये सारे मामलात पे डिटेल, अगर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कोई डिटेल डिस्कस किया है पूरा रीजन, तो वो पाकिस्तान, बाकी मुल्कों के साथ ही पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब के साथ, मुनीर अकरम साहब समझते हैं, बहुत उनका पुराना तजर्बा है, वो समझते हैं, तो उनके साथ एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। देखिए कि ख़ित्ते के हालात कैसे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में क्या पोजीशनिंग है, ये है वो है, तो ये बड़ा अहम रहा ये जो मुलाकात, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुनीर अकरम साहब कमाल शख्सियत। अच्छा, अब इसमें यह है कि इसमें एक तो ये ब्लास्ट हो गए, डेडलॉक आ गया, रफ़ा पे फिर अटैक हुआ, रफ़ा के इलाके में अटैक हुआ, 10 फ़लस्तीनी वहाँ पे, ये मामला फैल के आ गया है अब मगरबी किनारे, और ये हुकूमतें डिस्टेबलाइज होती हैं, तो उसके बाद फिर क्या होगा वो फिर इसराइल जाने। ये वो हुकूमतें जो इसराइल के साथ अपना ताल्लुक बेहतर बनाना चाह रही थी, और बेहतर, इजिप्ट बड़ा क्लियर है, इजिप्ट बहुत क्लैरिटी है इजिप्ट में कि हमने फौरी तौर पे, अगर रफ़ा ऑपरेशन होता है हमने मुआहदा तोड़ देना है। इसराइल कुछ भी नहीं कर, ये दुनिया, चाइना ने आज कहा है कि हम ये एक्सेप्ट करने जा रहे हैं आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत, चाइना ने कह दिया। इशू ये है कि ये वो दौर चला गया कि जी आपने मुआहदा के बगैर इजिप्ट रह नहीं सकता या उर्दन रह नहीं सकता, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर इन्होंने सीज़ फायर, अच्छा सीज़ फायर वाली बात के ऊपर अब सीज़ फायर चला गया ज़रा बैक बर्नर पे, अब वो क्योंकि कतर अलग हो गया ना, अब इसमें हमास और इसराइल के दरमियान अगर कोई बात होगी तो वो उसमें पड़ेगा तुर्की,
मोस्ट प्रॉबेबली तुर्की आएगा ना बीच में, क्योंकि इस्माइल हानिया की, मैंने आपसे कहा ना कि इस्माइल हानिया की जो मुलाकात है, और तुर्की गारंटर था, और काफ़ी सालों बाद गए हैं इस्माइल हानिया भी। तुर्की जो है ना, तुर्की से पहले इस्माइल हानिया गए थे, तो उनके साथ अंकारा में महमूद अब्बास भी थे, दोनों को बुलाया था तैयब उर्दुगान ने। तो ये मामला अभी सीज फायर चला गया बैक बर्नर पे, वो माहिदा भी चला गया बैक बर्नर पे कि इतने कैदी, इतने यरगमाली, ये वो सारे पकड़े हुए हैं हमास ने। वो ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन करते हुए भी डर रहे हैं इस वक्त आज, क्योंकि बिल पास हो रहा है आज। वो यूक्रेन, ताइवान और इसराइल के लिए जो इमदादी बिल है वो पास हो रहा है, तो यूक्रेन की तो कोई जान में जान आएगी। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जो स्पीकर हैं वो, क्योंकि वहाँ पर जो रिपब्लिकन्स थे उन्होंने कहा होता नहीं ये पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी पे लगाओ, ये करो, वो करो, फलां करो। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि आज बिल मंजूर हो जाएगा। ताइवान के लिए मदद है उसमें, वो ताइवान ही कह रहे हैं, वो मतलब इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक उनके लिए, लेकिन वो बेसिकली ताइवान पे जाएगा। और उसके अलावा यूक्रेन के लिए और कुछ जो है वो इसराइल के लिए इन हालात में। तो फ़िलहाल तो वो पीछे हट गए अमेरिका। उन्होंने कहा अभी इससे जान छुड़ाओ इस पूरे मसले से और पीछे हटो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तय करेगा या तो चाइना या रशिया, या वो मुल्क जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी के साथ स्टांस रखते हैं, वो इसको तय करेंगे। मेरे ख्याल से कतर अगर निकल गया दरमियान में से मुज़ाकरात के लिए और टर्की आ गया और इनकी लीडरशिप टर्की चली गई, तो फिर जो है ना वो बड़ी स्ट्रेट टॉक होगी। और मैंने आपसे कहा कि जब IMEC अनाउंस हुआ तो तैयब उर्दुगान ने फौरन कहा कि ये तो डेवलपमेंट रोड बना हुआ है, ये कौन सा IMEC अमेरिका अनाउंस करने जा रहा है, वो साइन होने जा रहा है इराक में। उससे पहले छोटे छोटे पटाखे चले वहाँ पे। तो ये अब देखना ये है कि कमिंग डेज में ये रोज़ कोई ना कोई वाक़यात होंगे, क्योंकि ये वो कहते हैं ना वक्फा, एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, जो कि आप कहने वाली हैं कि नहीं। तो ये एक मामला ज़रा ठंडा हुआ है थोड़ा सा, और उसके बाद तेज़ी के साथ मुल्की सियासत में भी, बाहर भी। मुल्की सियासत में तो खैर एक अजीब सी कोफ्त है, बाहर जो है ये मामलात एकदम से तेज़ होंगे। उस वक्त से पहले हमें अपने आप को स्टेबलाइज भी करना है, पाकिस्तान को सिक्योरिटी हालात भी ठीक करने हैं, मईशत को भी देखना है। कोई दुनिया में इस वक्त ना कोई फोरम है, ना कोई पुलिसमैन बैठा हुआ है जो आपको ठीक करेगा, कि आपके हालात को ठीक करेगा। मुल्क अपने अपने मामलात को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। ये पाकिस्तान ने भी करना है, और ये ब्रादर मुल्क, वो ब्रादर मुल्क, सारे मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। तो हमें बराह करम ये अपना जो सोशल अनरेस्ट और पॉलिटिकल टर्मोइल हमें फौरी तौर पे ख़त्म करके इस अरेंजमेंट को एक हुकूमत की शक्ल देनी होगी, और वो हुकूमत को प्रॉपर ओन करे। फिर कोई नवाज शरीफ साहब ओन करें, शहबाज शरीफ कि हम मेरे पास ताकत नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये क्या बात हुई, मतलब हमारे पास पावर नहीं है, हम क्या करें, हम ये करें, हम वो करें। भाई आप बताएं कि क्या मसला है, पूरी कौम खड़ी हुई तो पता तो चले कि क्या मसला है। भाई खान साहब को हटा के ये अरेंजमेंट क्या, इसकी क्या वो है। फिर 2.5 साल वो वज़ीर आज़म, 2.5 साल वो, फिर ख़त्म हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा, कैसे, क्या, कहाँ पर ये चीज़ें तय पाई हैं। कुछ पब्लिक के सामने आए तो फिर पब्लिक का एतमाद बहाल होता है ना। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इंडिया में भी इलेक्शन हो रहे हैं, उन इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं? उनका इंटरनल मैटर है, मैं तो उस बात को डिस्कस करूंगा ना जो कि रीजन या स्ट्रेटेजिक हवाले से, और इलेक्शन हो रहा है बस। और अभी तक उनके जो, इतना मैं तबसरा कर सकता हूँ कि अभी तक जो उनके पोल आ रहे हैं और अभी तक जो राय आ रही है वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के हक में जा रही है। सरप्राइज भी हो सकता है, लेकिन एक मेरी जिन लोगों से बात हुई, चाहे वो उनके हक में हो या उनके ख़िलाफ़ हो, उनमें से ज़्यादातर का ख्याल यही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही दोबारा आएंगे। तो बाकी स्ट्रेटेजिक और रीजन विजन के मामलों में बात करेंगे। उनके अवाम जिसको वोट देंगे वो उनके अवाम का हक है, ठीक है वो। और दूसरी जो बात है, आप 100 दफ़ा 1000, मैं 2014 में भी ये बात यहाँ पे उस वक्त प्रोग्राम जो थे, बहरहाल जब ये मोदी साहब आए हैं, इन पे बड़े इल्ज़ामात आगे पीछे, वो गुजरात है। लेकिन मैं कहता था कि कितनी अजीब बात है
कि एक शख्स जो है जिसको हमारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता था कि चाय वाला, देखो ना चाय बेचने वाले को वजीर आजम बन गया, ये बन गया, मजाक उड़ाता था। कमाल बात नहीं है कि एक मुल्क में चाय बनाने वाला जो है वो वजीर आजम बन जाता है। हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ जो है पता चले कि किसी का घर छोटा है, वो आने को तैयार नहीं होता, कोई वजीर या कोई साहब बहादुर। तो बात यह है कि ये जो है ये आप देखें कि वो मतलब वहाँ पे वो जो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स थी उसको तो चैलेंज किया, ख़त्म कर दिया तकरीबन, ठीक है ना। यहाँ जैसे बल्ले ने कुट मारी है, बल्ला ना होने के बावजूद, तो वहाँ पर वो ख़त्म कर दिया उसने, यहाँ पे बल्ले ने ख़त्म कर दिया, जो दोबारा जोड़ तोड़ के बनाने की अरेंजमेंट कोशिश की जा रही है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब बताएं कि क्या हुआ, उनके से क्या हुआ, क्या है ये। मैं नहीं मानता कि नवाज शरीफ साहब देखें, ये जो आखिर में था ना पाकिस्तान को नवाज दो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दिन पहले वो इस तरह से, मुझे तो वो इश्तिहार बड़े पसंद आते थे, वो जहाज़ में जा रहे हैं तो नवाज शरीफ वेरी गुड, याद है टीवी पे इश्तिहार बड़े वेरी गुड, ये किसने बनाई है नवाज शरीफ। तो मतलब मियाँ साहब एक पूरे उसके साथ आए थे, तो क्या हुआ, फिर क्या हो गया आखिरकार। ये मेरा ख्याल से आने वाले दिनों में हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। अच्छा, ये जो यूक्रेन है ना, देखिए यूक्रेन तो अब मुझे इसके फॉल आउट की बात हो रही है कि इसका फॉल आउट क्या होगा। यहाँ की जियो पॉलिटिक्स तो होगी एक बड़ी, जो गज़ा से जन्म लेगी वो तो होगी बड़ी पेनफुल, और उसमें तशद्दुद भी है, उस तकलीफ़ें भी हैं, उसमें बहुत कुछ है। ये अब छोड़ दें, एक दिन इधर से मिसाइल गिरा तो उधर से गिर गया, ये मिडिल ईस्ट जो है ना, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका, ये खूब जो है ना ये सख्त जान कौमें यहाँ पे रहती हैं। इशू ये है कि ये हल हो जाता, काश ये सीज़ फायर हो जाती, फिर मुज़ाकरात होते जो करना है कर। सीज़ फायर भी नहीं हुआ, और बड़े ऑपरेशन से भी वो डरे हुए हैं कि बड़ा ऑपरेशन भी ना करें, क्या करें, ये करें वो करें। और हमास की लीडरशिप का तुर्की, देखें आज मुलाकात हुई है, पूरी तैयब से मुलाकात उनकी आज हुई है, जबकि साथ ही वो इराक जा रहे हैं जहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं सारे, और तवील अरसे के बाद जा रहे हैं। और मिस्र ऑन बोर्ड है, मिस्र उनके साथ, जो कि मिस्र के साथ जो बात हो रही है तुर्की की, वो मुकम्मल तौर पे हो रही है इसके हवाले से, ये जो रफ़ा के ऊपर ऑपरेशन और सारा। मिस्र की एक कोई मुसद्दिक बात नहीं है, लेकिन ये भी सुना जा रहा है कि वो शायद मिस्र उतर जाए, ये पूरा जो जहाज़ गए हैं ना, ये फ्लोटीला, ये इजिप्ट उतर जाएं और इजिप्ट से जाएं। लेकिन ये भी हो सकता है कि सीधा गज़ा उतरें और गज़ा में वहाँ पे एक इसराइल अब कर सकता है क्या इस पोजीशन में। तो बड़े सूरत हाल बड़ी अजीब सी है ना कि वहाँ पे उसमें ऐसा आगे जो हैं, कमाल की बात है कि जो फ्रंट पे खड़े हैं लोग, उसमें जो इमदादी सामान लेके, वो अमेरिकन हैं, अमेरिकन साबिक स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकन साबिक फौजी, रिटायर्ड फौजी, वो सामान लेके इमदाद का वो खड़े हैं आगे। यानी आप ये देखें, वो फ्रंट पे के इसराइल ने जो करना है इधर करे, वो खड़े, वो लेकर सामान लेके आ गए। कमाल मुल्क है वैसे ही, मगरबी मुल्क भी इमदाद के वो सारे ले आ गए, उनके डॉक्टर्स उनके, वो चल पड़ा है। अब इशू ये है कि इस पूरी पिक्चर में ये आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या इमर्ज होती है, क्या हमास की क़यादत शिफ्ट होती है कतर से, कतर के अपने आप को बिल्कुल डिसंगेज करता है, ठीक है जो करें, ठीक है ना। फ़िलहाल ये है कि अब तुर्की से बात कीजिएगा, आप जो है तैयब एर्दोगान से बात कीजिएगा। और तुर्की की वो पोजीशन है इस वक्त कि तुर्की की वजह से ये पूरा जो ब्लैक सी का मामला, तुर्की की वजह से ये गंदम सारा जो यूनाइटेड नेशंस, और तुर्की जो है वो गैस हब बनने जा रहा है रशिया के साथ, उसके मामला, तुर्की नेटो का प्रॉपर हिस्सा, और तुर्की की मजबूत क़यादत, ठीक है ना, जो किसी इधर उधर की बात, सीधी बात। और वो ख़ास तौर पे ये जो मामला हैं, ये जो फ़लस्तीनी मामला है, इसमें तुर्की का बहुत बड़ा एक तारीख़ है जो आपको बताती है कि तुर्की का क्या उसमें तुर्की का क्या यरूशलेम सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, ता वक्त ये कि चर्चिल ने वहाँ पर ट्रांस जॉर्डन नहीं बना दिया 1921 में। तो
आप ये देखेंगे कि जॉर्डन और तुर्की के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये फ़लस्तीन तुर्की था ना वहाँ पे, तुर्क, तो हाशमी ख़ानदान बाद में आया था। तो बहरहाल अब इशू ये है कि तो तुर्कों के एक ख़ास जो है वो उनकी वो जैसे होता है ना कि, और एक तो मोहब्बत एज अ मुसलमान, और फिर ये कि वहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे ये हो रहा है। तो वहाँ पर जो है वो अब देखें कि इसमें एक तो लीडरशिप का भी इशू है ना, एक तो ये भी है कि आगे जो मुस्लिम दुनिया की जो क़यादत है, इनमें से कौन सा मुल्क आगे, अभी देखें 2-3 मुल्क है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो ये है कि जो फ़लस्तीनी इशू में आगे चला गया वो इस वक्त मुस्लिम उम्मा का लीडर होगा। एक ज़माने में जैसे बहुत सारे मुसलमान मुल्क थे ना जी। लेकिन शाह फैसल कहलाते थे, और शाह फैसल कहलाते थे उस वक्त जब शाह ईरान भी थे। भाई शाह ईरान तो बाद में धर्म तख्ता हुआ है ना उनका, तो शाह फैसल और शाह ईरान एक ही वक्त में थे, लेकिन ये कि शाह फैसल कहलाते थे। अब ये देखना है कि ये इस्लामिक जो फ़लस्तीन पे ज़्यादा स्टैंड ले गया, और वो इस वक्त जो है वो इस्लामी दुनिया को लीड करेगा। आप जो भी कहें, जैसा भी कहें, ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक कोशिश हो रही है कि दोबारा अरब स्प्रिंग शुरू की जाए, मुजाहरे शुरू किए, जिससे मुल्क अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कोशिश कर रहे थे कि इसका फॉल आउट ना हो, इस सीज़ फायर हो जाए। अब जो सीज़ फायर है, अब मेरा ख्याल से कि वो अमेरिका जो ऑलरेडी देखे ना, यहाँ पे अभी वो बात करके आए हैं कि हमारी बेसिस होंगी और ये होगा, और ठीक है हम आपके साथ फिर पटाखे बजना शुरू हो गए इराक़ में। तो ये मामला जो हैं, ये मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये एक ऐसे रुख पे जाएंगे जिसके बारे में अभी सर्टेन नहीं है कहना, लेकिन ये है कि वो जो बात हम कर रहे थे कि मुज़ाकरात एक हतमी रुख पे पहुँच गए, कतर से हमास की लीडरशिप अगर मूव करती है तो वो तमाम मुज़ाकरात भी उसके साथ ख़त्म हो जाएंगे, और नए मुज़ाकरात फिर तुर्की दरमियान में आएगा, अगर ऐसा होता है तो। अगर जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।